ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है डोजेज कंपनसेशन एंड बार बॉडी। इसके पहले की क्लास में थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको कि डोजेज कंपनसेशन क्या होता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा। मैंने आपको बताया था ह्यूमन का केस। ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों के ही केस में ऑटोसोम के नंबर सेम होते हैं, ओके। लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है? उनके सेक्स क्रोमोसोम में। अगर आप सेक्स क्रोमोसोम की बात करिए तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर आप बात करिए एक्स लिंक्ड जीन की, ऐसे जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उनको हम एक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सपोज आप चाहे मेल की बात करिए या फीमेल की बात करिए, दोनों की बात आपको करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैंने यहां पे बात किया फीमेल है तो इसमें 22 पेयर ऑटोसोम है। 22 पेयर क्या है? ऑटोसोम है। और 1 पेयर आपका क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। इस सेक्स क्रोमोसोम को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? एक्स एक्स ऐसे तो करते हो। और यहां पे दूसरा जो है, अगर मेल का केस आप ले रहे हो, मेल है, सपोज ये मेल है, तो मेल में भी 22 पेयर क्या होगा बेटा? ऑटोसोम होगा। और फिर से 1 पेयर क्या होगा? 1 पेयर फिर से क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम। अब इस सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करिए तो यहां पे ये मेल के केस में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्स वाई क्या है? आपका सेक्स क्रोमोसोम है। अब इसके बाद अगर यहां पे आप बात करिए किसके बारे में? एक्स लिंक्ड जीन के बारे में। एक्स लिंक्ड जीन के बारे में अगर आप बात करेंगे, एक्स लिंक्ड जीन मतलब, एक्स लिंक्ड जीन का मतलब यह हुआ कि ऐसे जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं। अगर आप बात करिए, देखिए फिर से आप देखिए, यहां पे 22 जोड़ी ऑटोसोम फीमेल में भी होता है, 22 जोड़ी ऑटोसोम किस में होता है? मेल में भी होता है। 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी है जिसको आप क्या बोलते हो? एक्स और एक्स। 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम मेल में भी है जिसको आप बोलते हो एक्स और वाई। अब अगर सपोज करो यहां पे ये आप मान लो एक एक्स क्रोमोसोम है और ये भी एक एक्स क्रोमोसोम है और यहां पे ये एक एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक्स लिंक्ड जीन के बारे में अगर आप बात करो तो यहां पे देखो, यहां पे मान लीजिए यहां पे ए बी सी डी यहां पे जीन प्रेजेंट है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा? ए बी सी डी प्रेजेंट होगा। और यहां पे क्या है? एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो इस पे ए बी सी डी। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक्स लिंक्ड जीन के बारे में बात कर रहे हो बेटा, एक्स लिंक्ड जीन के बारे में बात कर रहे हो, तो एक्स लिंक्ड जीन फीमेल में क्या है? फीमेल में मेल की कंपेरिजन में ट्वाइस माने दुगुना है। वो मेल फीमेल में कितना है? 2 गुना है। मेल में एक ही ए है, एक ही बी, एक ही सी, एक ही डी है। ये एक्स पे लिंक्ड जीन है। जबकि फीमेल के केस में देखिए 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, 2 डी है। ये एक्स लिंक्ड जीन अगर फीमेल के बारे में बात कर रहे हो तो यहां पे कितने हैं? ट्वाइस माने 2 गुना है, 2 है। हर जीन 2 है। और यहां पे क्या है? सिंगल है। तो यहां पे एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है। डिस्पैरिटी का मतलब एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्स लिंक्ड जीन, there is twice of the copy of X-linked gene are present in the female, but having a single copy of that gene are found in the male. This disparity of the X-linked gene is now going to be equalized. If these genes are disparity, differences are taking place in the female and male, that means female are producing twice of the product. Twice of the products because they have a twice of gene, that means they produces twice of the product. ये 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर ए से कोई प्रोडक्ट बनेगा तो इधर से भी बनेगा, इधर से भी बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, माने 2 तरीके की प्रोटीन बनेगी, दो प्रोटीन बनेगी। बी से एक बी वाली प्रोटीन ये बनाएगा, बी 2 प्रोटीन बनाएगा, बी 2 सी बनाएगा, 2 डी बनाएगा। तो हर प्रोटीन की कितनी कॉपी बनेगी? 2। मेल में हर प्रोटीन की कितनी कॉपी बनेगी? 1। तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? एक डिस्पैरिटी आ रही है कि नहीं? फीमेल्स में सब चीजों की 2-2 कॉपी बन रही है और मेल में सबकी क्या हो रही है? 1-1 कॉपी बन रही है। एक ही जीन
एक जीन है, बी एक है, सी एक है, डी है, एक्स लिंक एक्स पे प्रेजेंट है, इसीलिए एक्स लिंक जीन। तो एक तरीके के डिस्पैरिटी का मतलब बेटा डिफरेंस आ जा रहा है। डिस्पैरिटी का मतलब है मेल और फीमेल में क्या आ रहा है, एक्स लिंक्ड जीन को लेकर के देखें हम तो एक्स लिंक्ड जीन की क्या आ रही है, डिस्पैरिटी, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस डिफरेंस की वजह से फीमेल कैसी हो सकती है, इसको एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है अगर ये दोनों जीन फंक्शनल रहेंगे। इस दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन अगर दोनों ही फंक्शनल रहेंगे तो सबके दो प्रोडक्ट होंगे और फीमेल कैसी हो जाएगी, एबनॉर्मल। मतलब उसमें यह कहने का बेटा हो गया कि उसमें सिंड्रोमिक कंडीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसमें सिंड्रोमिक कंडीशन आ जाएगी। यही सिंड्रोमिक कंडीशन ना आए, मेल और फीमेल में दोनों के केस में जो एक्स लिंक जीन है उनमें समानता हो, उसमें डिफरेंस ना हो, उसमें डिस्पैरिटी ना आए, मेल और फीमेल में एक्स लिंक्ड जीन्स इक्वलाइज हो जाएं। इसी इक्वलाइज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोजेज कंपनसेशन। क्या बोला जाएगा बेटा, डोजेज कंपनसेशन। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया। एक जो एक्स्ट्रा कॉपी जीन की, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स है तो एक्स्ट्रा सारे जीन्स जो हैं, जो एक्स लिंक पाए जाते हैं, सबकी क्या होगी, एक एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगी। तो ट्वाइस जीन्स, सब सारे के सारे जीन ट्वाइस हो गए, सबके दो दो जीन्स होंगे और प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा और फीमेल्स क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल। तो इसी बात को कि फीमेल एबनॉर्मल ना हो, फीमेल में कोई सिंड्रोम ना आए, तो एक एक्स लिंक्ड, एक एक्स क्रोमोसोम पे जो लिंक्ड जीन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा बेटा, इनएक्टिवेशन। अभी रुक जाओ, इनएक्टिवेशन के बारे में हम बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल दोनों में एक एक एक्स क्रोमोसोम ही रहे। एक डोज किसका हो, एक्स क्रोमोसोम का मेल में हो और एक ही डोज किसका हो, एक्स क्रोमोसोम का फीमेल में हो। इसी डोज को इक्वलाइज करना, इसी डोज को क्या करना, इक्वलाइज करना, बैलेंस करना, बराबर करना ही क्या कहलाता है, डोजेज कंपनसेशन कहलाता है। क्लियर हुआ, डोजेज कंपनसेशन। अब ये डोजेज कंपनसेशन होता कैसे, इस डोजेज कंपनसेशन में फीमेल के केस में जो दो एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम का रैंडम क्या करना होगा, इनएक्टिवेशन। एक एक्स क्रोमोसोम का क्या करना होगा बेटा, इनएक्टिवेशन। फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम ये है, एक एक्स क्रोमोसोम ये, इन दोनों में से किसी भी एक क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, चाहे आप इसकी बारे में बात करिए चाहे इसके बारे में बात करिए, इन दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम का रैंडम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन। या आप कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि उसके जो जीन्स हैं उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो जाएगा, सारे के सारे जीन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएंगे। या आप कहिए कि ये क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन कंडीशन में चला जाएगा। तो इनएक्टिवेशन कंडीशन में जाएगा तभी उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, फंक्शनल रह पाएगा। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ में आ रही। अब याद सुनो, यही फीमेल में जो दो एक्स क्रोमोसोम है उसमें से किसी एक एक्स क्रोमोसोम का रैंडम इनएक्टिवेशन होना और इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम किसमें बदल जाएगा, बार बॉडी में। किसमें बदल जाता है बेटा, बार बॉडी में। तो दो एक्स क्रोमोसोम में से जो एक एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होगा, दैट इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम नाउ विल कन्वर्टेड इनटू द बार बॉडी। किसमें चेंज हो जाते हैं बेटा, बार बॉडी में चेंज हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो, क्लियर है। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज डोजेज कंपनसेशन, तो आप क्या बताओगे, आप यही बोलोगे पहले कि देयर इज ए सिमिलर कॉपी ऑफ ऑटोसोम इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट देयर इज ए वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल while one single copy of X chromosome in male. So there is a twice copy of X chromosome in the form of sex chromosome in the female. So therefore they are going to synthesize, they produces twice of the product because the genes which are present on the X chromosome, that is called X-linked gene. If these genes are transcribed simultaneously, A are transcribed, this A are also transcribed. So A transcribed, that means they form mRNA, and after mRNA they form protein, that is the translation. So they form two proteins, while in case of male form only a single proteins. So male are normal, but female are going to be abnormal because they form two kind of protein. Two kinds means two
टाइम प्रोटीन्स, दो बार प्रोटीन बना रही है, एक ये बना रही है, एक तो इस वजह से फीमेल क्या हो जाएगी, किसी एक प्रोटीन की अधिकता होने की वजह से क्या हो जाएगी, वो एबनॉर्मल। मेल में एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी, एक ही प्रोटीन बनेगी। अगर फीमेल में एक प्रोटीन बन रही है तो नॉर्मल है, लेकिन एक और बनना, अधिकता हो गई, इसमें एक्सेस प्रोटीन आ गई, तो क्या आ जाएगी उसमें, एबनॉर्मलिटी। एक ही एक ए एक्सेस हो गया, बी एक्सेस हो गया, ये सारे के सारे जीन एक्सेस हो रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे, तो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो फीमेल क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल होगी। मेरी बात समझ, तो एबनॉर्मल ना हो तो इस वजह से क्या करना है, हमको ध्यान रखना है मेल और फीमेल में कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स है दोनों में क्या हो, सेक्स क्रोमोसोम के फॉर्म में बराबर हो, बराबर होंगे तभी एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। इसमें देखो ए एक प्रोडक्ट बनाएगा तो इसमें भी ए एक प्रोडक्ट बनाएगा। मेरी बात आप समझ रहे, मान लो सेक्स क्रोमोसोम के रूप में ए है फीमेल में, वो बॉडी के शेप को बनाता है या हेयर के लेंथ को बनाता है, हेयर के कलर को बनाता है, तो ध्यान रखना अगर ये एक काम करेगा तो नॉर्मल कंडीशन लाएगा, लेकिन एक और काम करने लगा तो उसमें क्या होगा, वो चीज क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बैलेंस करने को, इक्वलाइज करने को, कंपनसेट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोजेज कंपनसेशन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा ना। और इसमें से आप देख रहे हो कि फीमेल के केस में जो 2X क्रोमोसोम है उसमें से किसी एक का, आप ये नहीं कह सकते हो, आप ये पूछ सकते हो सर 2X क्रोमोसोम है तो दो में से इसका इनएक्टिवेशन होगा, किसका होगा, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक्स क्रोमोसोम, ये भी इनएक्टिव हो सकता है, ये भी इनएक्टिव, अगर ये इनएक्टिव होगा तो ये फंक्शनल हो जाएगा, अगर ये इनएक्टिव होगा, ये इनएक्टिव होगा तो ये फंक्शनल हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी एक क्रोमोसोम का रैंडम क्या हो सकता है, इनएक्टिवेशन, और इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो इसके सारे के सारे जीन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो बचेगा क्या, एक ही क्रोमोसोम एक्स बचेगा, और उस पे जीन्स जो है अब दोनों के केस में बराबर हो गए, इसी बराबर होने को ही हम लोग क्या बोल दिए, डोजेज कंपनसेशन। अब वही जो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हुआ है वही किसमें चेंज हो जाता है, बार बॉडी में चेंज हो जाता है। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए, बार बॉडी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, बार बॉडी क्या है। देखिए बार बॉडी क्या है, बार बॉडी क्या है, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। कंडेंस का मतलब है कि हाईली, कंडेंस का मतलब समझते हो, ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। मैं किस दिन क्रोमोसोम के बारे में आपको बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको, हालांकि एक दिन मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि डीएनए का कंडेंसेशन होता है तो क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से फिर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए का हाईली कंडेंस फॉर्म होता है। क्रोमोसोम को अगर डीकंडेंस करोगे तो क्रोमेटिन एंड देन डीएनए के फॉर्म में वो आता है। मैं किसी दिन इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो यहां पे आप देखो, हम लोग बार बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, बार बॉडी, बार बॉडी, बार बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यहां पे देखिए, अब एक चीज आपको समझ में आ गया कि 2X क्रोमोसोम है। देखो फीमेल के केस में, इसको हम लोग किसके केस में बार बार देख रहे हैं बेटा, बताइए। फीमेल के केस में आप देख रहे हो, फीमेल के केस में बेटा कितने, 2X क्रोमोसोम है, किसके फॉर्म में, सेक्स क्रोमोसोम के फॉर्म में। सेक्स क्रोमोसोम के फॉर्म में कितने क्रोमोसोम है, 2X क्रोमोसोम है। इसी 2X क्रोमोसोम में से किसी भी एक X क्रोमोसोम का, दोनों में से किसी भी एक X क्रोमोसोम का क्या होगा, रैंडम क्या हो जाएगा, रैंडम इनएक्टिवेशन, क्या हो जाएगा, रैंडम इनएक्टिवेशन हो जाएगा। और यही इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बोलिए, बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बार बॉडी क्या है, बार बॉडी ये हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। बार बॉडी क्या है बेटा, हाईली कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द न्यूक्लियर इनवेलप, against the nuclear envelope of interphage cells of female, फीमेल्स के ऐसी सेल जो किस अवस्था में हो, इंटरफेज में हो। किस में हो, इंटरफेज में हो। देखिए यहां पे
बार बॉडी क्या है? एक हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ये टेक्स प्लेस का मतलब ये पाया जाता है अगेंस्ट न्यूक्लियर इन्वेलप ऑफ द इंटरफेज सेल ऑफ फीमेल। फीमेल की वो सेल जो इंटरफेज अवस्था में है, उस सेल के न्यूक्लियस के अगेंस्ट, माने न्यूक्लियस के अगेंस्ट का मतलब न्यूक्लियस से जस्ट उससे लगा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? उसका नाम क्या है? बार बॉडी है। क्या नाम है ये? बार बॉडी। और किसमें देखने को मिलेगा? फीमेल में, क्योंकि फीमेल में ही 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम के रूप में। मेल में तो एक ही एक्स होता है ना, एक एक्स और एक वाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आप इसको इनएक्टिवेट कर दोगे तो इसके तो सारे के जीन गायब हो जाएंगे, तो फिर मेल एबनॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पे डिलीशन नहीं होगा या यहां पे इनएक्टिवेशन नहीं होगा। इनएक्टिवेशन कहां देखने को मिलेगा? फीमेल में देखने को मिलेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप यहां पे देखिए, जैसे अगर हम बात करें, देखो जैसे कुछ कंडीशन है, एक सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। मैं यहां पे एक सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा हूं। सिंड्रोम के बारे में मैं वहां पे डिटेल नहीं बात कर रहा हूं, केवल सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की कंडीशन होती है मैं उसके बारे में बात करता हूं। यहां पे एक सिंड्रोम मैं लिया हूं, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बेटा? टर्नर सिंड्रोम। और एक सिंड्रोम और है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या कंडीशन आती है? जब आप टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करते हो तो ये कंडीशन यहां पे क्रोमोसोम की क्या होती है? देखो यहां पे 45x क्या होगा? 45x मतलब आप देखो यहां पे 45x का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन इसमें से आपको ये देखना है, क्रोमोसोम तो 46 है, 45, लेकिन यहां पे क्या है? एक क्रोमोसोम जो है, नहीं यार, यहां पे क्रोमोसोम 46 नहीं होंगे, यहां पे क्रोमोसोम 45 होंगे। कितने होंगे? 45। लिखा ही है, 46 क्यों बोल रहे हो? यहां पे क्रोमोसोम 45 होंगे। इसका मतलब है कि 44 क्या होंगे? ऑटोसोम। 44 क्या होंगे? ऑटोसोम होंगे। और प्लस क्या कंडीशन होगी? एक्स। देखो यहां पे मेरी बात सुनना, ये बताओ मेल है कि फीमेल है? ये मेल है कि फीमेल है? ये ह्यूमन की मैं बात ले रहा हूं, यहां पे ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूं। ये मेल है कि फीमेल है बेटा? तेज से बोलो, मेल है कि फीमेल है? फीमेल है। क्यों फीमेल है? क्योंकि बोलोगे सर यहां पे वाई क्रोमोसोम ह्यूमन में होगा तभी मेल होगा, और यहां पे वाई क्रोमोसोम तो नहीं है, मिसिंग है। तो वाई क्रोमोसोम ना होने की वजह से केवल एक्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या है? ये केवल फीमेल है। इसका मतलब है टर्नर सिंड्रोम किसकी घटना है? मेल की कि फीमेल की? ओके, तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये फीमेल की घटना है। किसकी है बेटा? फीमेल की घटना है, फीमेल की सिंड्रोमिक कंडीशन है। और इस सिंड्रोमिक कंडीशन में क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो यहां पे आप कहोगे कि सर इसमें 44 ऑटोसोम तो होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। कितने हैं? एक ही एक्स क्रोमोसोम है। एक ही क्या इसमें? एक्स क्रोमोसोम। तो इसमें बार बॉडी देखना चाहते हो आप? क्या देखना चाहते हो? इसमें आप बार बॉडी देखना चाहते हो। क्या बार बॉडी दिखेगा? या दूसरी कंडीशन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम होता है वो हो जाता है 47। कितना हो जाता है? 47। अब आप देखो ये 47 क्रोमोसोम किस तरह से देखने को मिलेगा आपको? यहां पे 47 में एक्स, एक्स और वाई। क्या कंडीशन होगी? एक्स, एक्स, वाई। अब क्या कंडीशन होगी आप यहां पे देखो, इसका मतलब है कि इसमें 44 क्या है? ऑटोसोम है, और प्लस क्या है? एक्स, एक्स, वाई। 44, 45, 46 और 47। कितने क्रोमोसोम हो गए? 47। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? वाई क्रोमोसोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसकी घटना है? ये आपकी मेल की घटना है। समझ में आई? मेल और फीमेल की घटना। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या? बार बॉडी देखेंगे। क्या देखेंगे? बार बॉडी। अब आप यहां पे देखो, बार बॉडी देखने के लिए एक फार्मूला होता है। नंबर ऑफ बार बॉडी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू n-1। एक फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू n-1, इज इक्वल टू n-1। जहां पे n क्या है?
जहां पे n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ x क्रोमोसोम। n का मतलब क्या है बेटा, यहां पे n का मतलब क्या है, x क्रोमोसोम। n का मतलब क्या है, x क्रोमोसोम। अब अच्छा देखो आप यहां पे देखिए, अब मैं यहां पे बात करने चल रहा हूं फीमेल के केस में। एक फीमेल है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो अब ऑटोसोम के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। फीमेल में ऑटोसोम 44 है, ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बात में किसके बारे में करने चल रहा हूं, एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक फीमेल है, उसमें 45 क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है, 45 क्रोमोसोम है। ओके, इस 45 क्रोमोसोम में हमने आपको बताया कि 44 क्या है, ऑटोसोम है, और एक क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। इसका मतलब है ये मेल नहीं है, क्या है, ये फीमेल है। अब इसमें मुझे बताओ कि नंबर ऑफ बार बॉडी कितनी बनेगी। पीछे ब्लैक शर्ट वाला लड़का खड़े हो जाओ बेटा, हाँ खड़े हो जाओ। इसमें बेटा बताओ नंबर ऑफ बार बॉडी कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, पता है कि नहीं। बैठो, पीछे वाला खड़ा हो जाए, सबसे लास्ट में, राइट साइड, हाँ खड़े हो। बताओ नंबर ऑफ बार बॉडी कितनी बनेगी, 2। ऐसे गेस करके बता रहे हो कि इसमें फार्मूला लगा के बता रहे हो। बैठो और देखो कितना बनेगा, इधर ही कंसंट्रेट रहो। देखो फार्मूला आपका क्या कहता है, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू n माइनस 1, वेयर n इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ x क्रोमोसोम। तो देखो यहां पे 44 और क्या है, एक x, तो इसमें कितना x दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू x। यहां पे देखो x, n कितना है, n इज इक्वल टू कितना है, यहां पे 1 है। तो यहां पे n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 माइनस क्या रख कर देंगे, 1। तो 1 माइनस 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो कितना नंबर ऑफ बार बॉडी आएगा, 0 आएगा बच्चा। तो कितना तुम बोल रहे थे, तो 2 इसमें दिख रहा है तुमको, कितना बार बॉडी बनेगा इसमें, 0। एक नॉर्मल फीमेल की कंडीशन ले लीजिए आप। एक नॉर्मल फीमेल जो है, उसमें जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसका क्या कंडीशन होता है, एक्स और एक्स। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है। कितने हैं, 46 है। जिस 46 में से 22 क्या है, 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम है, और प्लस 1 क्या है, एक्स एक्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है ना। इसको बुलाओ, इसको बुलाओ बगल, हाँ खड़े जाओ बेटा, आप खड़े जाओ, ये बगल वाली, यू, हाँ हाँ नहीं तुम्हारे पीछे, हाँ खड़े जाओ। अब बताओ, इसमें बताओ बार बॉडी कितना बनेगा। मेरी क्लास में पूरी अटेंशन में रहा करो, क्योंकि मैं कभी भी किसी को भी खड़ा कर सकता हूं। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर क्लास में बताओ। लेकिन अगर क्लास में रहो तो केवल क्लास के लिए रहो, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। बताओ बेटा बार बॉडी कितना बनेगा इसमें, 1 बनेगा। 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि यहां पे n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। फार्मूला आप लगा लो, यहां पे n माइनस 1, तो n माइनस 1, n की जगह क्या है, 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें एक नॉर्मल फीमेल में कितनी बार बॉडी बनेगी, 1 बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी। अब इस तरीके से कुछ कंडीशंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस कंडीशन को देख करके आप यहां पे बताओ कि कितने नंबर ऑफ बार बॉडीज बनेंगी। जल्दी से लिखो, यहां पे देखो 46 क्रोमोसोम है, एक जगह पे 46 है, यहां पे x और y है। दूसरा है 46 है, x है, 47 है, यहां पे x y है, 48 क्रोमोसोम है, यहां पे x और y है। फिर से यहां पे 48 क्रोमोसोम है, यहां पे x और x है। चलिए सब में नंबर ऑफ बार बॉडी निकाल के फटाफट हमको बताइए, सब में नंबर ऑफ बार बॉडीज, कितने नंबर ऑफ बार बॉडी बनेंगे। ये कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे क्रोमोसोम दे दिया जाएगा और पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बार बॉडीज आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस। हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। पहले में 0, दूसरे में 1, यहां पे 2, 3। आप तो सिंपल देख सकते हो ना, यहां पे n की वैल्यू देख लो, 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू कितना है, 4 है। फार्मूला क्या कहता है, n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहां पे कितना है,
यहां पे देखो n कितना है, n इज इक्वल टू 3, फार्मूला कहता है n माइनस 1 निकालना है, तो n की वैल्यू यहां पे देख लो क्या है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, निकाल लोगे आराम से पता चल जाएगा। दांत ज्यादा दिखा रहे हो, दांत से ज्यादा जरूरी है दिमाग दिखाओ, दिमाग चलाओ, मार मार के दिमाग चला देंगे। बैठो, निकाल लोगे, बार बॉडी पता चल गया सबको, ठीक है। अब चलो अगला टॉपिक क्या है हमको देखना है इसमें, जेनिक बैलेंस थियरी। जेनिक बैलेंस थियरी एक और टॉपिक इसी में बचा हुआ था। जेनिक बैलेंस थियरी ये क्या कहती है, इसके बारे में बात करिए। चलिए, जेनिक बैलेंस, जेनिक बैलेंस थियरी। देखो पहली बात आप थोड़ा सा सुन लो। यहां पे ह्यूमन के केस में आपने पढ़ा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन सा क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है या इन्वॉल्व होता है, कौन सा क्रोमोसोम होता है, खड़े होकर बताओ। वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन के केस में सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है, वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम होने की वजह से क्या बनता है, मेल, और वाई क्रोमोसोम के ना होने की वजह से क्या बनता है, फीमेल। उसके बारे में डिटेल बताया भी गया है और वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, मेरा किसी को पर्सनली मैं टारगेट नहीं करता हूं, मेरा एक इंटेंशन होता है क्लास में कि मैं अगर 45 मिनट की क्लास में आता हूं तो जान ही रहे हो पूरी क्लास 45 मिनट की जगह पे 40 मिनट या 35 मिनट में ही रह जाती है। तो उस 35 मिनट की क्लास में मेरा केवल एक इंटेंशन रहता है कि मैं कितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, या उसको मैं किस तरीके से बताऊं कि वो आपको समझ में आ जाए, फिर आपको भविष्य में जब भी आप कहीं पढ़ो तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो जब मैं उस चीज के लिए इतना डेडिकेशन दिखाता हूं, मुझे उस बात की इतनी चिंता है, तो उससे दुगनी चिंता आपको होनी चाहिए कि सर जितना बता रहे हैं उसमें वो मैं किस तरह से उसको पकड़ूं, किस तरह से पढ़ूं कि वो मुझे समझ में ही आ जाए। क्लास में नहीं आता तो आउटसाइड क्लास पूछ लो आप, या बिफोर क्लास स्टार्ट होने के पहले पूछ लो, सर पिछला वाला टॉपिक का थोड़ा सा ये टॉपिक मुझे फिर से रिवाइज कर दीजिए। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता हूं कि मैं सोच लो कि सर तो मुझको देख रहे हैं, अब मुझे को खड़ा करेंगे या मुझको डांट देंगे। भाई मेरे लिए तो सब एक जैसे हो ना, क्यों कोई मेरा खास थोड़ी ना इसमें कि मेरा सगा है, या सगा होता तो इस क्लास में वो भी आप ही के बराबर होता, चाहे वो मेरा भाई होता या मेरा बेटा होता या जो भी होता, जो भी रहेगा वो आप ही जैसा। अगर इस क्लास में है तो वो आप में से ही एक होगा वो। और अगर मैं आपको टारगेट करता हूं तो उसको भी मैं टारगेट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं मैं टारगेट नहीं करता हूं, मैं बस इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या मैं जो बता रहा हूं इतने मेहनत के साथ, उस बात को आप जरा सा भी पकड़ रहे हो कि नहीं, बस इतना सही मेरा मतलब होता है। अभी आप की जो एज है वो ग्रोइंग एज है, आपका जो माइंड है बहुत भागने वाला है, भागे ठीक है कोई मतलब, लेकिन क्लास में जो है, जो आपका जो मेन पर्पस है, क्लास में आप पढ़ने आए हो, इस 45 मिनट की 40 मिनट की क्लास में आप पूरी तरीके से डेडिकेशन दिखाओ, पढ़ो, उसके बाद करो ना एंजॉय, आप बाहर जाके मौज करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं देखने थोड़ी जा रहा हूं आप क्या कर रहे हो, लेकिन इस क्लास में तो मैं देख रहा हूं ना आपकी हर एक्टिविटी। आपको पता ही नहीं होगा कि आप जो कर रहे हो वो मैं देख रहा हूं। टीचर्स के पास एक तीसरी आंख होती, पता कि नहीं, मैं अगर ऐसे हो गया तो तुमको लगता है कि सर तो अब कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन पीछे से मैं देख लेता हूं। अब तुम समझ नहीं पाओगे सर पीछे से कैसे देखते हैं, मैं देख लेता हूं। तुम्हें लगता होगा कि उनको नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे सब पता चलता है जो आप करते हो, बोलता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर बोलूंगा तो इस क्लास में टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। मैं यहां पे बोलने के लिए नहीं आया हूं कि फालतू का बोलूं, या आप देखते भी हो मैं अनर्गल की कोई बात नहीं करता कि अनावश्यक कोई बात करो। मेरा एक ही काम होता है, क्लास में आना, रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक को उस दिन कवर करना। अनावश्यक मैं क्यों बात करूं? मैं यहां पे अनावश्यक बात, आप मेरे दोस्त थोड़ी ना हो, आप मेरे कि मैं आपको अपनी हालचाल बताऊं कि मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मेरा ये है बढ़िया वो, मैं टीचर हूं आपका। मेरा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आपके बेहतर के लिए जो भी हो मुझसे मैं उसको करूं, और एक आपको ऐसा रास्ता दिखाऊं जिसमें आप सीधे चलते जाओ, अपनी मंजिल को पहुंचो, और दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप उसका उपहास बनाते हैं
उसको आप एंटरटेन करना चाहते हैं तो आई एम नॉट एंटरटेनर, मैं मनोरंजन नहीं कराने आया हूं यहां पे। केवल मेरा एक ही काम है, मेरा प्रोफेशन ये टीचिंग। मनोरंजन करना है तो आप कहीं बाहर टिकट लेकर के जाइए, जहां पे जो जादूगर आते हैं, जोकर आते हैं, वहां पे आप जाइए देखिए। लेकिन क्लास है तो आप आज फिर ध्यान कर लो, क्लास है तो दैट मीन्स कि एक क्लास है। यहां पे मैं केवल आपके डेडिकेशन को देखना चाहता हूं। फोकस्ड रहिए, आप कंसंट्रेट रहिए क्लास में। और मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं कि तुम सोच लो सर मुझको टारगेट कर लिए। मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं, मैं केवल बस मुझे जरा सा ये लगता है कि वो बच्चा फोकस्ड नहीं है तो मैं उसी को खड़ा करता हूं। इस बात को जानने नहीं जरूरी कि हमेशा उसी को खड़ा करता हूं, कभी कभी मैं अच्छे बच्चों को भी खड़ा करता हूं इस बात को जानने के लिए कि क्या वो मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, और मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं होता। और फिर भी मैं कह रहा हूं किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है, जरूरी नहीं है कि 100 बच्चे हों तो सबको 100% समझ में आए। कारण है 100 बच्चे हैं तो 100% यहां पे दिमाग भी नहीं लगा रहे, कुछ तो बाहर की दुनिया में खोए होंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, रास्ते में आ रहे थे तो ऐसा हुआ, कल मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मेरे साथ ऐसा हो सकता है, उन सारी चक्कर में घूमे रहते हैं। लेकिन अभी की जो 40 मिनट की क्लास है उसमें सब कुछ भूल जाया करिए आप लोग, केवल दिमाग में जितनी चीजें सब घुमा दो, केवल याद यही रखो कि इस क्लास में अभी जो होना है वो मेरे आगे के लिए काम आएगा। तो इस आज को मैं अच्छे से पढ़ूं पहले, फिर बाद में जाके सोचो जो सोचना। इस बात आप समझ रहे हो नहीं? यही ध्यान रखा करो। और क्लास है तो पूरा ड्रेस में आओ, रेगुलर रहो, टाइम पे आओ। अनुशासन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। अगर आप अनुशासित रहेंगे ना, डिसिप्लिन रहेंगे, तो उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा आगे। बैठो। जेनिक बैलेंस थियरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इस थियरी को मैं देखूंगा, ये थियरी पहली बात तो आप जान लो कि कहां पे देखने को मिलता है। जेनिक बैलेंस थियरी का मतलब क्या होता है, इस थियरी का मतलब क्या होता है मैं पहले बताता हूं। पहले ये ध्यान रखो कि इस थियरी को कहां पे हम लोग देखते हैं। जेनिक बैलेंस थियरी को हम लोग देखते हैं ड्रोसोफिला में। कहां देखते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के केस में इस जेनिक बैलेंस थियरी को हम लोग देखते हैं। ये जेनिक बैलेंस थियरी किस लिए काम करती है? ये भी सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काम करती है। किसके केस में? ड्रोसोफिला के केस में। ड्रोसोफिला का नाम आप जानते हैं ना, कॉमन नेम क्या होता है? फ्रूट फ्लाई। क्या नाम होता है इसका? फ्रूट फ्लाई, फलों पे पाई जाने वाली मक्खी। इसकी साइज बहुत छोटी होती है, मैं बता दूं आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आप जानते हैं जहां पे वेजिटेबल्स घर में जहां सब्जियां रखी गई रहती हैं या जहां पे फल रखे गए रहते हैं, वहां पे छोटी छोटी मक्खियां बनबनाती रहती हैं। कभी देखा? बड़ी वाली नहीं, एक बहुत छोटी साइज की मक्खियां बनबनाती रहती हैं आसपास, फल के आसपास, सब्जी के आसपास। केले का छिलका रख दो वहां पे कभी आप ट्राई करो, या नहीं आपने देखा तो आप आज ही जाके ट्राई करना। एक केला खरीद लेना, उसको 2 दिन के लिए रख देना, खाना नहीं तो आप खा जाओ उसको, बस रख दो, थोड़ा सा वो सड़ जाए, सड़ने लगे तो उसके आसपास छोटी छोटी मक्खियां आके बनबनाएंगी। और वही मक्खी आपकी क्या है? फ्रूट फ्लाई है, दैट इज वही का है, ड्रोसोफिला है। तो ड्रोसोफिला के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या चीज हम लोग देखते हैं? जेनिक बैलेंस थियरी। सुनिए, पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं। सेक्स डिटर्मिनेशन की घटना जिस प्रकार से ह्यूमन के केस में होती है, जहां पे आप देखते हो वाई क्रोमोसोम सेक्स के डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल उससे भिन्न देखने को मिलेगा कहां पे? ड्रोसोफिला में। यद्यपि ड्रोसोफिला में भी एक्स फीमेल होती है और एक्स वाई क्या होती है? मेल। लेकिन यहां पे ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम ये सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करता है, ये सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करता है। तो क्या करता है वाई क्रोमोसोम? क्या करता है वाई क्रोमोसोम? मेल के फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? मेल के फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन कहिए कि आप मेल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है तो नहीं, वाई क्रोमोसोम मेल नहीं बनाता है, वाई क्रोमोसोम मेल नहीं बनाता है। तो आप कहोगे कि ड्रोसोफिला के केस में
वाई क्रोमोसोम का कोई योगदान सेक्स के डिटर्मिनेशन में नहीं है। यद्यपि यही वाई क्रोमोसोम कहां देखने को मिलता है? मेल में देखने को मिलता है। तो फिर मेल में काम क्या करता है? ये मेल में सेक्स का डिटर्मिनेशन तो नहीं करता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? मेल की फर्टिलिटी के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, मेल होने के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, या मेल होने के लिए जो जो कैरेक्टर ड्रोसोफिला में होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप बोलोगे कि सर फिर कैसे बनता है, फिर कैसे होता है, इसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है? तो देखिए, मैं इसको अगली क्लास में, माने कल की क्लास में मैं यहां पे डिटेल में आगे करूंगा। ओके, कल की क्लास में